सॉरी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम देखेंगे RDNA टेक्नोलॉजी। चैप्टर नंबर 12 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये जो हमने IMP टॉपिक सीरीज़ ये स्टार्ट किया है उसके अंदर का एक वीडियो है। तो अगर देखेंगे कि ये जो RDNA टेक्नोलॉजी है ना, ये 2015 को क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, 2018 को आया, 2019 को आया, 2020 को आया, अभी 2023 को भी आने के इसके चांसेस है या फिर आगे भी आने के चांसेस है। ये जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, RDNA टेक्नोलॉजी, और इंटरेस्टिंग भी है। कैसे सर? तो RDNA टेक्नोलॉजी का अभी थोड़ा ओवरऑल आपको इमेज बता देता हूँ कि RDNA टेक्नोलॉजी काम कैसे करता है, क्या होता है। देखो RDNA टेक्नोलॉजी में क्या है कि ये DNA की टेक्नोलॉजी है, सिंपल में इतना समझ में आ रहा है नाम से। और इसमें क्या किया जाता है, अभी हमारे बॉडी के अंदर या फिर कोई प्लांट है जिसको मीठे फल नहीं आते, तो मीठे फल नहीं आते इसका कारण क्या है कि उसके अंदर मीठे फल को मीठे बनाने वाला DNA नहीं है, ठीक है। तो उसके अंदर हमको फल को मीठे बनाने वाला DNA ऐड करना है। तो DNA ऐड कैसा कर सकते हैं? ऐसा थोड़ी कर सकते हैं उसकी बॉडी खोलेंगे और DNA ऐड कर देंगे और बंद कर देंगे, बॉडी को सील देंगे, ऐसा नहीं है। नेचुरली वो जाना चाहिए वो प्रोसेस के अंदर, तब जाके वो काम होगा। तो फिर इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि जो DNA का छोटा सा पार्ट होता है जो फल को मीठा बनाता है, उसको हम एक दूसरे एनिमल के DNA के साथ मैच करके जोड़ के वो उस प्लांट के बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देते हैं और वो प्लांट के अंदर जाके ग्रो होता है। मतलब जो मीठे बनाने वाला DNA है वो भी बढ़ जाता है और उसके बाद ऑटोमेटिकली वो प्लांट को मीठे फल आने लगते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं RDNA टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो कितना ईजी है RDNA टेक्नोलॉजी? बहुत ईजी है कि नहीं। तो ये सारा प्रोसेस होता है RDNA टेक्नोलॉजी के अंदर। अब उसकी मेथड देखेंगे हम, एक्चुअल में कैसे होता है। मैंने आपको अभी बहुत आसान भाषा में बताया, अभी थोड़ा डिटेल देखते हैं। पहला जो प्रोसेस होता है इसके अंदर आइसोलेशन होता है DNA जीन का। उसके बाद दूसरा होता है कि इंसर्शन ऑफ द डिजायर जीन, फॉरेन जीन, इनटू द क्लोनिंग वेक्टर। तीसरी प्रोसेस यहाँ पे होती है कि ट्रांसफर ऑफ द RDNA इनटू सुटेबल कंपोनेंट होस्ट। और चौथी प्रोसेस होती है सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसपोर्ट होस्ट सेल। उसके बाद पांचवी होती है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट होस्ट सेल। और जो छठवीं और लास्ट प्रोसेस होती है जो होती है एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स टू ऑब्टेन द डिज़ायर प्रोडक्ट। लास्ट में हमको डिज़ायर प्रोडक्ट मिल जाता है। तो 6 प्रोसेस होती है, देखो स्टेप बाय स्टेप। तो पहले प्रोसेस में हम क्या करेंगे, जैसे फल को हमको मीठा बनाना है, तो फल को जो मीठा बनाने वाला जो DNA होता है, जो पार्ट होता है, उसको हमको आइसोलेट करना पड़ेगा। ओके, आइसोलेट करना पड़ेगा, उसको हासिल करना पड़ेगा सबसे पहले दूसरे प्लांट से, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस हमारा है आइसोलेशन ऑफ DNA। आइसोलेशन मतलब हासिल करना, उसको सेपरेट करना। ओके, DNA ओके फ्रॉम द डोनर ऑर्गेनिज्म। ये डोनर ऑर्गेनिज्म से लेंगे। अब जिस प्लांट के अंदर फल मीठे आते हैं वो प्लांट से हम ये ले सकते हैं। ओके, उसको हम लेंगे डोनर ऑर्गेनिज्म, उससे हमने ये निकाला। ये प्लांट के अंदर भी होता है, ये एनिमल के अंदर भी होता है, दोनों के लिए एप्लीकेबल प्रोसेस है RDNA टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे हमने वो लिया, उसके बाद क्या किया, उसको देखो द डिजायर जीन टू बी क्लोन हैज़ टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द सोर्स ऑर्गेनिज्म, दैट इज डोनर से हमको ऑब्टेन होगा। जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द डोनर इज रिमूव, आइसोलेटेड एंड प्यूरिफाइड बाय यूजिंग द सेवरल टेक्निक। अब जो हमने लिया है वो DNA आइसोलेट किया है, उसको हम प्यूरिफाई भी करेंगे टेक्निक्स को यूज़ करके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली यूज़ करेंगे। सबसे पहले प्यूरिफाई किया, अब उसको कट करना है हमको। एक बहुत बड़ा DNA है अपने पास, ये इतना बड़ा DNA है, लेकिन इतना चाहिए नहीं, अपने को छोटा सा पार्ट चाहिए, उसका जो पार्ट है वही चाहिए, सिलेक्टेड पर्टिकुलर पार्ट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको कट करेंगे। तो कट तो हम कैंची से कर नहीं सकते, तो हम एंजाइम को यूज़ करेंगे। तो एंजाइम जो होता है ना, वो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे और जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो कि DNA को काट सकता है। तो हमने एक बड़ा DNA सबसे पहले लिया, वो बड़े DNA से हमको छोटा पार्ट चाहिए, तो हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको काटा। ओके, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको काटने के बाद रेस्ट्रिक्शन साइड्स जो हमको मिल गए, फ्रैगमेंट मिल गए, छोटा सा टुकड़ा मिल गया। क्या मिल गया? छोटा सा टुकड़ा मिल गया DNA का। और ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काटता है ना DNA को, ये दो टाइप से काटता है। एक तो ऐसा DNA है तो इसको बीच में से काटना, उसको बोलते हैं ब्लंट एंड। मतलब जब 2 टुकड़े बनेंगे तो वो कैसे रहेंगे? ब्लंट रहेंगे, मतलब वो आपस में चिपकेंगे कैसे? आपस में नहीं, ब्लंट, सिंपल, इसको कहते हैं ब्लंट एंड्स। और एक ऐसे प्रकार से काटता है DNA को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कि ऐसा ये बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे जब टुकड़े बनेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो आप, एंड इसके चिपक सकते हैं, मतलब जुड़ सकते हैं आराम से, स्ट्रेंथ ज़्यादा बन सकते हैं, इसको बोलते हैं स्टिकी एंड। तो दो टाइप के एंड बनाता है जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम DNA को काटता है। पहला होता है ब्लंट एंड्स एंड दूसरा होता है स्टिकी एंड। तो ये आपको समझ लेना है अच्छी तरीके से। समझ में आ रहा है? यस। तो आगे चल के फिर क्या होगा कि ये जो DNA फ्रैगमेंट हमने
काटा है उसको वो दो एंड से बनाएगा, उसके एक तो ब्लंट बनाएंगे या फिर स्टिकी बनाएगा। तो आगे जो आइसोलेटेड किया है, जो सिलेक्टेड किया हमने डीएनए, उसको काटेंगे और उस डीएनए को हम फॉरेन डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉरेन डीएनए या फिर पैसेंजर डीएनए। समझ में आ रहा है? तो पहले प्रोसेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले जो हमको डिज़ायर जीन चाहिए, सबसे पहले हमने सेगमेंट वहाँ पे डीएनए लिया सबसे पहले, और डीएनए में जो सेगमेंट चाहिए पर्टिकुलर उसको काटा विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, मतलब क्लेवेज किया। उस प्रोसेस को क्लेवेज कहा जाता है। तो हमने वो काटा, वो हासिल किया और वहाँ पे ये हो गई पहली प्रोसेस। दूसरी प्रोसेस में क्या किया जाता है? वो जो टुकड़ा है जो हमने काटा है उसको एक क्लोनिंग वेक्टर के साथ ऐड किया जाता है। देखो दूसरी प्रोसेस है इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड फॉरेन जीन इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर। अब क्लोनिंग वेक्टर क्या है? जो ऐसा एनिमल है जिसके अंदर ये हमारा क्लोनिंग वेक्टर है और ये क्लोनिंग वेक्टर के अंदर हमारा जो डिजायर्ड जीन है वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे ऐसे ब्लू में, और ये फिर क्या करेगा? ये डिजायर्ड जीन के साथ ये क्लोनिंग वेक्टर मल्टीप्लाई होता है। क्लोनिंग वेक्टर जैसे जैसे मल्टीप्लाई होता है उसके साथ ये अपना जो डिजायर जीन है, डिजायर सेगमेंट ऑफ डीएनए है, वो भी मल्टीप्लाई होते जाता है। इसको कहते हैं क्लोनिंग वेक्टर या फिर व्हीकल डीएनए। ये डीएनए को हमने हमारे जो वेक्टर है उसको क्या यूज़ किया? एज ए व्हीकल। अपने जो इंटरेस्टेड है, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा डीएनए है, जो जिसके अंदर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए इसको यूज़ किया। दैट इज एज ए व्हीकल उसका यूज़ किया। सो दूसरी प्रोसेस में देखो आप क्या होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है? देखो द फॉरेन डीएनए और पैसेंजर डीएनए इज नाउ इंसर्टेड इनटू द क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर के साथ उसको जोड़ दिया या फिर उसको व्हीकल डीएनए कहा जाता है। क्लोनिंग वेक्टर को आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। उसके बाद एग्जाम्पल क्या है इसका? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड इज द व्हीकल डीएनए। और आगे चल के ये प्लाज्मिड कहाँ पे इंसर्ट किया जाता है? एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। मतलब हमने क्या किया? वेक्टर के अंदर हमारा छोटा सा जीन का टुकड़ा डाल दिया जो हमको चाहिए, उसके एक्सप्रेशन हमको चाहिए मीठे फैलाने के लिए, तो उसको हम डाल देंगे ऑर्गेनिज्म के अंदर, और ऑर्गेनिज्म को डाल देंगे बैक्टीरिया के अंदर। तो ये जो है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर उसको डाल देंगे। तो बैक्टीरियल सेल के अंदर डालेंगे बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करके। तो इसको हमने डाल दिया, तो फिर क्या होगा कि हमारे पास क्या बन गया? कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए के अंदर हमने फॉरेन जीन डाल दिया, फॉरेन डीएनए, और ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन बनता है ना उसको हम कहते हैं आरडीएनए या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर उसको काइमेरिक डीएनए भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है? तो मतलब कि यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ, तो आपके सामने ये जो स्ट्रक्चर मिल रहा है ना आपको, इसको हम कहते हैं आरडीएनए। इसको कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर दो है। सबसे पहला ये जो रेड वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये है जीन जो कि हमको चाहिए, डिजायर्ड जीन है। ये कौन सा है? डिजायर्ड जीन है। और जो दूसरा है वो है वेक्टर। तो वेक्टर और डिजायर्ड जीन का जब कॉम्बिनेशन होकर जो स्ट्रक्चर बनता है उसको आरडीएनए कहते हैं, फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और इस टेक्नोलॉजी को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो हमने डोनर से, इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि डोनर से हमने एक डीएनए का छोटा सा टुकड़ा लिया, ये जो हमको चाहिए, उसको वेक्टर के साथ, वेक्टर को हमने पहले काटा ऐसे, स्टिकी एंड बनाए विद द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और ये दोनों को जोड़ दिया यहाँ पे, और जोड़ने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम के अंदर। ओके, सो हमने क्या किया कि डोनर से ये जो है वो यहाँ पे एंजाइम लिया, पर्टिकुलरली वेक्टर के साथ उसको जोड़ दिया, दोनों को काटने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ किया, और ये जोड़ने के बाद ये स्ट्रक्चर बना जिसको हम कहते हैं आरडीएनए। तो आरडीएनए को फिर क्या किया? ये होस्ट बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया इस तरीके से। तो होस्ट बैक्टीरिया के अंदर ये क्या हो गया? 2 से 1 से 2, 2 से 3, मतलब वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हो गई अपनी दूसरी प्रोसेस। अब तीसरे प्रोसेस में क्या होगा कि ये जो आरडीएनए हमने बनाया है वो हम डालेंगे अभी होस्ट और क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। किसके अंदर डालेंगे? क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म। तो ये रहेगी अपनी 3rd नंबर की प्रोसेस। तो देख सकते हो अब यहाँ पे आरडीएनए इज नाउ इंसर्ट और ट्रांसफर्ड इनटू एक्सप्रेशन ऑफ अनदर कंपोनेंट होस्ट सेल। ओके, दूसरे होस्ट सेल के अंदर डालेंगे, और वो जो ऑर्गेनिज्म कैसा रहेगा? क्लोनिंग, जो उस सेल को मल्टीप्लाई करेगा। ओके, यूजुअली बैक्टीरिया के अंदर डालेंगे। तो यहाँ पे होस्ट सेल आरडीएनए, इट कॉर्पोरेट्स इनटू इट्स ओन क्रोमोसोमल डीएनए। क्रोमोसोमल डीएनए के साथ वो क्या हो गया? कॉर्पोरेट करेगा, मैच करेगा, पेयरिंग करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो। सो हमने क्या किया? उसको होस्ट सेल के अंदर डाल दिया। द होस्ट सेल कंपोनेंट सेल विच हैज़ टेकन अप आरडीएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्म सेल। जो जिस सेल ने, होस्ट सेल ने ये डीएनए को हासिल किया है, उसको एडजस्ट किया है, उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म सेल। क्या कहेंगे उसको? ट्रांसफॉर्म सेल। तो ये आपको ध्यान में रखना है, व्हाट इज मीन बाय ट्रांसफॉर्म सेल।
अब आगे चलेंगे, आगे 4th नंबर की प्रोसेस है अपनी सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसपोर्ट होस्ट सेल। पहले प्रोसेस में हमने क्या किया, डीएनए को आइसोलेट किया, दूसरे प्रोसेस में हमने वेक्टर के साथ जोड़ दिया, तीसरे प्रोसेस में हमने उसको एक बैक्टीरिया के सेल के अंदर डाल दिया, चौथी प्रोसेस में हम क्या करेंगे, होस्ट का सिलेक्शन करेंगे और उसको ट्रांसफर करेंगे। ओके, होस्ट सेल। तो सो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस जनरेट अ रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल एंड अ नॉन रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल। अभी कौन से सेल के अंदर डालना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, सो फॉर आइसोलेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट सेल फ्रॉम द रिकॉम्बिनेंट सेल, ओके, फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल। अभी रिकॉम्बिनेंट सेल हमको आइसोलेट करना है फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल, तो क्या करना है, मार्कर जीन प्लाज्मिड वेक्टर इज एम्प्लॉयड। यहाँ पे कौन काम करता है, फिर मार्कर जीन काम करता है। कौन काम करता है, मार्कर जीन, जिसका एग्जांपल देखो PBR 322। ये जो जीन है मार्कर जीन, ये हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अपने को 2 सेल है हमारे पास, एक रिकॉम्बिनेंट सेल, दूसरा नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल। हमको रिकॉम्बिनेंट सेल के अंदर डीएनए को ऐड करना पड़ता है, तो इसीलिए वो आइडेंटिफाई करने के लिए मार्कर जीन को काम में लगाया जाता है। यहाँ पे सब जीन से काम करेंगे, यहाँ पे कोई एम्प्लॉय काम नहीं करेगा क्योंकि प्रोसेस बॉडी के अंदर होती है और यहाँ पे एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर्स, एंजाइम्स, ये सब काम करेंगे। तो आगे चल के वहाँ पे हमने क्या किया, फिर वो यूज़ किया rDNA, जो रिकॉम्बिनेंट सेल है उसको आइडेंटिफाई किया। अब 5वीं प्रोसेस में क्या होता है, होस्ट सेल में जाने के बाद इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। देखो आप, वंस ट्रांसपोर्ट होस्ट सेल आर सेपरेटेड फ्रॉम द स्क्रीनिंग प्रोसेस, तो वहाँ पे आर इंट्रोड्यूस इनटू द फ्रेश कल्चर मीडिया, तो उसके बाद उसको फ्रेश कल्चर मीडिया के अंदर ऐड किया जाता है। जब स्क्रीनिंग प्रोसेस हो जाता है पूरा, थोड़ा बहुत मल्टीप्लिकेशन होने देते हैं। एट दिस स्टेज द होस्ट सेल डिवाइड रीडिवाइड अलॉन्ग विद द रेप्लिकेशन ऑफ rDNA। सो rDNA के साथ साथ वो सेल भी ग्रो होती है, उसके साथ साथ rDNA को भी वो ग्रो करती है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 बनाते हैं। और लास्ट में क्या होता है, अपने को एक्सप्रेशन मिल जाता है, वो डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाता है, वो जीन मिल जाता है। ओके, सो ये बोलता है द नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट लाइक द अल्कोहल, एंजाइम्स एंड एंटीबायोटिक। तो इसको हम कहते हैं rDNA टेक्नोलॉजी। फॉर अभी मेरे को आपको शॉर्ट में इसको बताना है, समझाना है, तो कैसे समझाऊंगा। सबसे पहले हमने क्या किया, एक डिजायर्ड हमने डीएनए को आइसोलेट किया, लेकिन अपने को पूरा डीएनए चाहिए नहीं है, अपने को डीएनए का सिर्फ छोटा सा टुकड़ा चाहिए, ये ब्लू वाला। हमने उसको काटा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से, जिसको हम कहते हैं RE। ठीक है, दूसरी प्रोसेस में हमने क्या किया, ये जो RE है उसको ऐड किया किसके साथ, वेक्टर के साथ। अब वेक्टर अपना ऐसा था लेकिन उसको काटा, वेक्टर को ऐसे बनाया। ठीक है, तो ये रेड कलर का वेक्टर हम कर देते हैं, तब अपने को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये अपना वेक्टर था, और वेक्टर को काटा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, और उसके बाद ऐसा बन गया स्ट्रक्चर। और यहाँ पे क्या किया हमने, ये अपना जो जीन है जो हमको चाहिए, इसके एक्सप्रेशन चाहिए मीठा फलाने की, तो वो ऐड कर दिया। उसके बाद इसको क्या करेंगे हम होस्ट सेल के अंदर डाल देंगे। किसके, होस्ट सेल। तो ये हमारी होस्ट सेल होगी, और यहाँ पे हमने क्या किया, उसको ऐड कर दिया। अब होस्ट सेल के अंदर उसका भी जेनेटिक मटेरियल होता है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ, और इससे हमने को क्या मिल गया, मल्टीपल्स कॉपीज़ मिल गया, मल्टीपल्स कॉपीज़ मिल गए। तो मल्टीपल कॉपीज़ मिलने के बाद ये हमने क्या किया, जो हमको जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कैरेक्टर चाहिए वो ऑर्गेनिज्म के अंदर इसको डाल देंगे। तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर इसको डालने के बाद फिर क्या होगा कि वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये ऑर्गेनिज्म के साथ साथ ये डीएनए, मतलब जो ब्लू वाला डीएनए है वो ये ऑर्गेनिज्म के अंदर बढ़ जाएगा। ब्लू वाला मतलब जो हमने सिलेक्ट किया वो ऑर्गेनिज्म के अंदर बढ़ रहा है, तो ऑर्गेनिज्म के अंदर मीठे फल बनाने वाला, प्लांट के अंदर मीठे फल बनाने वाला डीएनए बढ़ रहा है, तो उसके वो एक्सप्रेशन शो करेगा। एक्सप्रेशन शो करेगा तो हमको मीठे फल मिल जाएंगे, मतलब डिजायर्ड कैरेक्टर हमको मिल जाएंगे उस प्लांट के अंदर। तो इस तरीके से ये काम करता है rDNA टेक्नोलॉजी। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हमारा कलर जो है, कोई बहुत फेयर है, ग्लो करता है, कोई बहुत डार्क कलर का है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डार्क कलर बनाने वाले जीन्स है जो उसको उसके पेरेंट्स से मिला है। तो सबसे पहले तो डीएनए, जीन्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वही डिसाइड करते हैं कि हम कैसे दिखेंगे, एक्सप्रेशन कैसे होगा वो एनिमल्स का। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। ये हो गया अपना rDNA टेक्नोलॉजी। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत ईजी है, 1-2 बार वीडियो को रिपीट देखोगे तो समझ में आ जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इसी के साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।